जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्नर्स के साथ में। पिछले लेक्चर में हमने 1853 के चार्टर अधिनियम का अध्ययन किया था। आज हम 1858 के भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को समझेंगे, जिसने भारत के प्रशासन में एक ऐतिहासिक परिवर्तन किया। आइए समझते हैं इसकी पृष्ठभूमि को। 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित किया गया और 1857 का जो विद्रोह था वह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही विद्रोह कहलाता था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। यानी जो 1857 के विद्रोह ने भारत सरकार को यह महसूस कराया कि अब भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सुरक्षित नहीं है। इसलिए ब्रिटिश संसद ने 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी शासन इसका समाप्त हो गया, यानी समाप्त कर दिया गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन अर्थात महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। इसलिए भारतीय संवैधानिक इतिहास में यह अत्यधिक महत्वपूर्ण अधिनियम माना जाता है। अब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के अधीन, यानी इस अधिनियम का सबसे बड़ा परिवर्तन यह था कि भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया को सौंप दिया गया। यानी भारत का शासन जो था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया और इसके साथ ही गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वायसराय कर दिया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया। वायसराय का अर्थ है राजा या रानी का प्रतिनिधि, यानी वायसराय मतलब ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रतिनिधि। इसलिए भारत में ब्रिटिश सम्राट का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि अब वायसराय कहलाया और भारत के पहले वायसराय कौन बने? लॉर्ड कैनिंग। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या थी? भारत का शासन सीधे महारानी के हाथ में चला गया और गवर्नर जनरल का पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और जो पहला वायसराय बना वह कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। अगली विशेषता है द्वैध शासन प्रणाली समाप्त, यानी जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दो संस्थाएं बनाई गई थी। कौन सी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल। इनमें से एक राजनीतिक मामलों को देखती थी और दूसरी व्यापारिक अथवा प्रशासनिक कार्यों को। इसी व्यवस्था को द्वैध शासन कहा गया, जो कि 1858 के यानी इस अधिनियम के तहत इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन मतलब क्या होता है? द्वैध शासन मतलब होता है जब शासन का नियंत्रण दो अलग अलग संस्थाओं के पास हो। तो याद रखिएगा 1858 के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया गया। अब हम अगली विशेषताओं की ओर चलते हैं। भारत सचिव का पद सृजित किया गया, यानी इस अधिनियम द्वारा एक नया पद बनाया गया जिसे भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा गया। अब भारत के प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण इसी के पास था। किसके पास था? भारत सचिव के पास। भारत सचिव किसे कहते थे? मतलब जो ब्रिटेन में बैठकर भारत के प्रशासन की देखरेख करने वाला मंत्री, उसी को भारत सचिव कहा गया। और भारत सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। कैबिनेट मतलब मंत्रिपरिषद। तो इसका मतलब है कि भारत से जुड़े सभी महत्वपूर्ण निर्णय अब ब्रिटिश सरकार के माध्यम से लिए जाने लगे। तो इस अधिनियम की विशेषता क्या है? भारत सचिव का पद सृजित हुआ। नया पद भारत सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, और भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण, जो कि ब्रिटिश कैबिनेट का यह सदस्य होता था। तो याद रखिएगा भारत सचिव का पद 1858 में बनाया गया। एक और विशेषता देखते हैं, भारत सचिव की परिषद, यानी भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई और इसका मुख्य कार्य भारत सचिव को प्रशासनिक मामलों में
सलाह देना था। और इस परिषद का स्वयं जो अध्यक्ष होता था वह भारत सचिव ही होता था। तो इसमें क्या था, 15 सदस्यीय सलाहकार परिषद बनाई गई जिसका अध्यक्ष स्वयं भारतीय सचिव होता था। और इस परिषद का मुख्य कार्य क्या होता था, सलाह देने का कार्य। तो याद रखिएगा, भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद बनाई गई। अगली विशेषता को हम देखते हैं। भारत सचिव की परिषद एक निगमित निकाय बनी। निगमित निकाय का मतलब क्या है, कॉरपोरेट बॉडी, यानी इसका मतलब है कानून द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था जिसके अपने कानूनी अधिकार और दायित्व होते थे। यानी इस अधिनियम ने भारत सचिव की परिषद को एक निगमित निकाय का दर्जा दिया और इसका अर्थ है कि इसे कानूनी पहचान प्राप्त थी, इसलिए यह अपने नाम से मुकदमा कर सकती थी और इसके विरुद्ध भी मुकदमा किया जा सकता था। तो इस अधिनियम का महत्व क्या था, परिषद को कानूनी दर्जा मिला, भारत और इंग्लैंड में मुकदमा कर सकती थी और इस पर मुकदमा भी किया जा सकता था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं, जो कि है 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अब समाप्त हो गया। किस अधिनियम के तहत, 1858 के भारत शासन अधिनियम। भारत का शासन अब सीधे क्राउन के पास चला गया या फिर क्राउन के अधीन हो गया। और प्रथम वायसराय बनकर कौन आया, लॉर्ड कैनिंग। तथा भारत सचिव और 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। यानी यहाँ एक बात विशेष रूप से ध्यान रखिए, 1858 के अधिनियम ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया, बल्कि इंग्लैंड से भारत के शासन की निगरानी और नियंत्रण करने वाली व्यवस्था में सुधार किया। यानी इसमें क्या था, 1858 के अधिनियम ने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया खासकर, बल्कि इंग्लैंड से भारत के शासन की निगरानी और नियंत्रण करने की या फिर करने वाली व्यवस्था में सुधार किया गया। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इसी के साथ आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम का अध्ययन करेंगे, जिसने भारत में विधायी परिषदों के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया। यदि यह लेक्चर आपको उपयोगी लगा हो तो इसे अपने साथियों के साथ अवश्य साझा करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।